बोर्ड क्लास में कक्षा 12वीं के लिए गौरव गरियाबंद द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अभी लंच करके आए होंगे, तो लंच में आपने क्या क्या खाया? मेरा नाम राखी पटेल है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नागाबुड़ा से हूँ, केमिस्ट्री की लेक्चरर। आपके लिए जो मैं आज टॉपिक लेके आई हूँ वो है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं? तो जो आज आपने लंच किया है उस लंच में आपने खाया क्या क्या? तो जाहिर तौर पे आपने खाया होगा दाल, चावल, रोटी, सब्जी। इनसे हमको मिलता क्या है? तो आप कहेंगे कि इनसे हमको पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? तो वो तत्व जिनसे हमारे जीवन की जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो जैव अणु जो आज टॉपिक है हमारा, इन्हीं छोटे छोटे पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है। उन्हीं को हम जैव अणु कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम, हार्मोन्स और विटामिन्स आते हैं। अब ये है क्या चीज़, इनकी बारे में ही हमको आज पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? वास्तव में अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कार्बन के हाइड्रेट्स। यानी अगर हम इसको परिभाषित करें कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स जिनको कि हम कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहते हैं। कार्बन के हाइड्रेट्स या इसी को हम कहेंगे CnH2OY। अर्थात अगर हम देखें तो ये जो होते हैं ये कार्बन के जल अणु होते हैं। पर क्या सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कार्बन के इस फॉर्मूला में, कार्बोहाइड्रेट्स के इस फॉर्मूला में फिट होते हैं? तो उसके लिए अगर हम देखें तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि जनरली आपने जो कार्बोहाइड्रेट सुना है वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, जो आपको ऐसा लग रहा है कि इस फॉर्मूला में बिल्कुल फिट है। लेकिन कुछ अणु ऐसे भी होते हैं जो इस फॉर्मूला में तो फिट हो रहे हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। जैसे अगर आप इसको देखें C2H4O2, अगर हम इसको देखते हैं तो ये तो इस फॉर्मूला में पूरी तरह से फिट हो रहा है, लेकिन आप अगर इसकी संरचना सूत्र देखें तो ये होता है CH3COOH। अगर आपको याद होगा तो ये एसिटिक एसिड है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो क्या ये सारे हाइड्रेट्स जो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं वो इस फार्मूला में फिट होते हैं? तो एक तरह से ये नहीं होते। अगर हम दूसरे की बात करें, जैसे इसी में अगर हम एक दूसरा फॉर्मूला देखें कि C6H10O5, अगर हम इसको देखें तो ये इस फॉर्मूला में फिट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये रैमनोज है, ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन के हाइड्रेट्स हैं वो इस फॉर्मूला में फिट हो रहे हैं वही कार्बोहाइड्रेट्स होंगे? नहीं। तो फिर अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे? तो चलिए देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स का वास्तव में डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो वे सारे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जो कि एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं, यानी
वे यौगिक, कार्बन के वे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जो एल्डिहाइड और कीटोन से बने होते हैं वो कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखें हम कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण इस तरह से किया जाता है। सबसे पहला तो कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन के आधार पर किया जाता है। तो जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स, फिर ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? तो मोनोसैकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन तो देते हैं, जिनको और अधिक एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह में अपघटित नहीं किया जा सकता। वे कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। लगभग प्रकृति में 20 मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो उपस्थित हैं। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं स्वाद में मीठे होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। मोनोसैकेराइड्स की अगर हम और बात करें तो मोनोसैकेराइड्स को हम पुनः उनकी संख्या के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि इन्हें फिर से कार्बन की संख्या के आधार पे ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज में वर्गीकृत करते हैं। अब यदि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एल्डिहाइड वाले हैं तो इनको एल्डोट्रायोज, एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज और एल्डोहेप्टोज कहते हैं। यदि कार्बोहाइड्रेट में कीटोन समूह उपस्थित है तो इन्हें कीटोट्रायोज, कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज, कीटोहेक्सोज और कीटोहेप्टोज कहते हैं। तो इस तरह से इन्हें कार्बन की संख्या के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। मोनोसैकेराइड्स में मिनिमम 3 कार्बन और मैक्सिमम 7 कार्बन के से बने हुए यौगिक होते हैं। तो इस तरह से ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं। उसके बाद फिर आता हमारा दूसरा, जिसको हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। अब ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? तो वे सैकेराइड्स जो कि जल अपघटन के बाद मोनोसैकेराइड से कम 2 अणु और अधिकतम 10 अणु तक देते हैं। तो उन सभी को हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स से को हम फिर से इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स का जल अपघटन के बाद कितने मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। इस आधार पे हम इन्हें वर्गीकृत करते हैं। इस आधार पे इन्हें डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स और टेट्रासैकेराइड्स में वर्गीकृत करते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स भी स्वाद में मीठे होते हैं, ये भी जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीसैकेराइड्स। वे सैकेराइड्स जो कि जल अपघटित होकर के 10 से भी ज्यादा मोनोसैकेराइड्स के अणु देते हैं, उनको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो स्वाद में मीठे नहीं होते, ये जल में अघुलनशील तो होते हैं, लेकिन फिर भी ये जल के प्रति जल स्नेही होते हैं, जिसको अपन हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं। तो ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। इसका उदाहरण है स्टार्च, सेलुलोज, ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद हम आते हैं इसकी संरचना पे। तो अगर हम देखें पुनः कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स को ये तो पहले हमने वर्गीकृत किया था कि जल अपघटन के आधार पे। अब हम कार्बोहाइड्रेट को पुनः वर्गीकृत कर सकते हैं उनके रिड्यूसिंग पावर के आधार पे, अपचायक शक्ति के आधार पे। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अपचयी शर्करा और अनअपचयी शर्करा, जिसको हम रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स भी कहते हैं। अर्थात कि वे कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलेन अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन को अपचयित कर देते हैं, उनको हम कहते हैं अपचयी शर्करा। और जो प्लीज आप लोग अपना माइक को बंद कर दीजिए। और वे सभी कार्बोहाइड्रेट्स जो फेहलिंग विलयन और टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते हैं, उन्हें अनअपचयी शर्करा या नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। जितने मोनोसैकेराइड्स हैं उनके चाहे एल्डोज हो चाहे वो कीटोज हो, वो सभी के सभी अपचयी शर्करा होते हैं, रिड्यूसिंग
शुगर्स होते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स को हम और भी दूसरी तरह से विभाजित कर सकते हैं कि वो शर्करा जो मीठे होते हैं उनको हम शर्करा कहते हैं, जो मीठे नहीं होते स्वाद में उनको अशर्करा कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपके लिए ना यानी क्लास 12th में इस चैप्टर से 4 नंबर हैं, और 4 नंबर में अगर हम देखें तो पहला जो 1 नंबर का एक प्रश्न आता है और 3 नंबर के एक प्रश्न आते हैं। 1 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं। उसमें यही पूछा जाता है अपचयी शर्करा किसे कहते हैं, अनअपचयी शर्करा किसे कहते हैं, मोनोसेकेराइड्स किसे कहते हैं, मोनोसेकेराइड्स के एग्जाम्पल बताइए, डाइसेकेराइड्स किसे कहते हैं, डाइसेकेराइड्स का एग्जाम्पल दीजिए, या फल से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है, या दूध से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्नों को भी आपको नोट डाउन करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 तरह से विभाजित किया। सबसे पहला जल अपघटन के आधार पे, दूसरा हमने किया रिड्यूसिंग पावर के आधार पे, तीसरा हमने किया इनके स्वाद के आधार पे शर्करा यानी शर्करा और अशर्करा के रूप में। इस नेक्स्ट हम देखें इसकी संरचना के बारे में देखें कि पहले देख लें ग्लूकोज की बनाने की विधि कि ग्लूकोज को हम बनाते कैसे हैं। ग्लूकोज को सुक्रोज से प्राप्त करते हैं। तो सुक्रोज को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु HCl की उपस्थिति में जब हम अल्कोहलिक विलयन में इनको गर्म करते हैं तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। इनको हम स्टार्च से भी प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्च के साथ यदि हम इनको 393 केल्विन पे गर्म करें तो हमको ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। इस तरह से ग्लूकोज को बनाया जाता है। अब इसकी संरचना पे आ जाएं तो ग्लूकोज की संरचना यहाँ पे आपको पिक्चर में ग्लूकोज की बहुत सारी संरचना दिख रही होगी। ग्लूकोज की बहुत सारी संरचनाएं आपको दिख रही हैं। जैसे ये पहली संरचना आपको दिख रही है, ये दूसरी बंद संरचना दिख रही है, ये इस तरह की संरचना दिख रही है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। ग्लूकोज की जो हर संरचना है ना, हर संरचना के पीछे अपनी एक कहानी है। जैसे अगर हम इसकी बात करें ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है, ये अभी आप सब जानते हैं कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र है C6H12O6। ठीक है। अब इसकी हम संरचना की बात करें तो इसकी जो संरचना होती है नॉर्मली जो हम लिखते हैं ने एक चैन में बनाते हैं। तो इसमें ये इस तरह से संरचना ग्लूकोज की बनाते हैं। अब ग्लूकोज का जो नाम लिखते हैं इसमें मेन चीज आपका समझना है। जैसे इस संरचना के आधार पे इस ग्लूकोज का नाम है D प्लस ग्लूकोज। वास्तव में ग्लूकोज को इसी नाम से लिखा जाता है, D प्लस ग्लूकोज। अब आपको समझना है कि ये D क्या है। तो यहाँ पे जो D है वो इसके संरचना को, विन्यास को बताता, त्रिविम में विन्यास को प्रदर्शित करता है D। अब कैसे प्रदर्शित करता है इस चीज को समझें तो हमारे पास एक सबसे कम अणु वाला सबसे कम कार्बन वाला जो ग्लूकोज होता है, सबसे कम अणु वाला कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जिसमें कि मोनोसेक्राइड्स जो होता है उसमें C3H6O3 या हम इसी को लिख सकते हैं CHO OH H और CH2OH।
इस तरह से इसकी संरचना होती है। तो सबसे छोटा जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड है। इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के आधार पे ही इसकी संरचना को बताया जा सकता है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में अगर आप ध्यान से देखें तो 3 कार्बन है। इस 3 कार्बन में सिर्फ एक कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन किसको कहते हैं? तो जो रोटेट हो सकता है उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। अगर हम इस संरचना में देखें, ग्लिसरॉल्डिहाइड की इस संरचना में अगर हम देखें तो जो OH समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह जो है वो राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है, दाहिने तरफ लगा है। तो जब OH समूह किसी कायरल कार्बन में OH समूह जो है वो दाहिने तरफ लगा हो तो हम उसके लिए लिखते हैं D। अब जब वहीं पे OH समूह जो है अगर लेफ्ट साइड पे लिख जाए, उसको हम लिखें लेफ्ट साइड पे, इस तरह से लिखें कि यहाँ पे OH लिखें, सॉरी यहाँ H और यहाँ OH। अब आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह जो है वो बाईं साइड पे लिखा है, बाईं साइड पे लिखा है। तो अब हमको ये जो संरचना बता रहा है वो L बता रहा है। तो यहाँ पे D और L जो है वास्तव में इसकी संरचना को, त्रिविम में संरचना को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे D और L जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी नहीं है, यानी रोटेशन को ये नहीं बता रहा, इसकी विन्यास को बता रहा है, विन्यास को बता रहा है। अब इसमें अगर हम देखें प्लस की बात करें तो जो प्लस लिखा है ये ही हमको रोटेशन बताता है कि ये किस तरह से होगा, कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा कि ये लीवो रोटेटरी होगा, यानी ये दक्षिणावर्त होगा कि ये वामावर्त होगा। हम इसमें लिख रहे हैं प्लस, प्लस इस लिख रहे हैं, इसका मतलब कि यह जो है वो दक्षिणावर्ती कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड्स है। तो अब जब अपन ग्लूकोज की बात कर रहे थे कि ग्लूकोज में अगर हम ध्यान से देखें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड को ही बेस लिया गया है विन्यास के लिए, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक ही OH समूह, एक ही कायरल कार्बन है। तो ग्लूकोज की संरचना में देखने के लिए हम क्या करते हैं कि नीचे से दूसरा कार्बन, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ से नीचे से जो दूसरा कार्बन है, दूसरा कार्बन जो होता है वो उसकी संरचना, अगर ये दूसरे कार्बन में लगा हुआ OH समूह दाहिनी तरफ लगा है तो इसको हम D लिखेंगे। अगर इस कार्बन में लगा हुआ OH समूह जो है वो बाईं तरफ लिखा है तब हम उसको L लिखते हैं। इस तरह से D केवल अभिविन्यास को ही प्रदर्शित करता है। प्लस जो है वो इसके घूर्णकता को प्रदर्शित करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। तो प्लस के लिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी दक्षिण ध्रुवण घूर्णकता, और माइनस के लिए लिखते हैं वाम ध्रुवण घूर्णकता या लीवो रोटेटरी। इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट्स की एक संरचना के बारे में है। और इसकी डिटेल देखने के लिए हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो इसकी संरचना, चूंकि हम इसकी संरचना ही पढ़ रहे हैं तो इसकी संरचना हमको और क्या क्या जानकारी मिलती है संरचना से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोजन आयोडीन के साथ, आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो इस तरह से हमको ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो हमको N-हेक्सेन मिलता है। N-हेक्सेन, तो N-हेक्सेन ये हमको जानकारी देता है कि इसमें जो ग्लूकोज में पूरे 6 कार्बन हैं वो सभी के सभी एक श्रृंखला में, एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। इसके बाद अगर हम ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिलेमिन या हाइड्रोजन साइनाइड के साथ गर्म करते हैं, पहले अगर हम देखें हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि हमको एक ऑक्जिम मिलता है। ऑक्जिम ये आपने एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो उसमें हमने देखा था कि अगर हम इसकी संरचना देखें तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, यानी कि एक कार्बोनिल समूह के बारे में जानकारी हमको मिल रही है। तो जब हम हाइड्रोक्सिल समूह से क्रिया कराते हैं तो केवल इसका कार्बोनिल समूह वाला भाग ही अभिक्रिया में भाग लेता है
और हमको ऑक्सिजन मिलता है यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ था, इस O की जगह जाकर के यहाँ पे नाइट्रोजन NH इस तरह से जुड़ जाता है, NOH के रूप में जुड़ जाता है। NOH के रूप में जुड़ जाता है। तो इस तरह से हमको ऑक्सीजन मिलता है। तो और अगर दूसरी रिएक्शन देखें तो ग्लूकोज के साथ यदि हम हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया करते हैं, तो जब हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया करते हैं तो हमको यहाँ पे साइनोहाइड्रिन मिलता है। ये दोनों रिएक्शंस हमको बताती हैं कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह उपस्थित है। इस तरह से ये रिएक्शंस हमको जानकारी दे रही हैं कि कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। नेक्स्ट हम देखें कि अगर हम ग्लूकोज की जल के साथ क्रिया कराते हैं, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमको एक ग्लूकोनिक अम्ल मिलता है। ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल मिलता है। चूंकि हमारे पास अभी हमने सिद्ध किया था कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह उपस्थित है। कार्बोनिल समूह को हम प्रदर्शित करते हैं C डबल बॉन्ड O से, C डबल बॉन्ड O से। तो ये जो कार्बोनिल समूह है ये दो चीज में हो सकता है, या तो ये एल्डिहाइड बनाएगा या तो ये कीटोन होगा, दोनों हो सकता है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि क्या ग्लूकोज में एल्डिहाइड है समूह है या ग्लूकोज में कीटोनिक समूह उपस्थित है। तो यदि हम ग्लूकोज की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो हमको मिलता है ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल मिलता है। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो जो एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड वाला समूह है, इस एल्डिहाइड का यदि हम ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमको जाकर के मिलता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एक तरह से यह सिद्ध होता है कि इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। साथ ही साथ हम ये सिद्ध करें कि अब ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पूरे ग्लूकोज की क्रिया हम एसेटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। एसेटिक एनहाइड्राइड का सूत्र आप सबको याद होगा, CH3COO CH3CO। इस तरह से ये एक O के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये संरचना है आपकी एसेटिक एसिड की। तो जब हम एसेटिक एसिड के साथ ग्लूकोज की क्रिया कराते हैं तो जितने हाइड्रोक्सिल समूह हैं वो सारे के सारी एसीटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी यहाँ पे ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट बनता है। तो पेंटा एसीटेट बनना ही ये चीज बताता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं, यानी 5 एल्कोहलिक समूह जो है वो उपस्थित हैं। अभिक्रिया को अगर हम देखें तो यह अभिक्रिया किस तरह से संपन्न हुई होगी। इसमें एल्डिहाइड चूंकि अब हम बता रहे हैं इसमें अल्कोहल की उपस्थिति बता रहे हैं, तो इस तरह से ये ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज की क्रिया करा रहे हैं हम एसेटिक एनहाइड्राइड के साथ। इसके साथ क्रिया कराते हैं। एसेटिक एनहाइड्राइड जो है यहां से अगर आप देखें तो एक H ब्रेक होगा, एक H ब्रेक होगा और ये इस तरह से यहाँ पे ये H जाकर के यहाँ पे जुड़ेगा और फिर से एसेटिक अम्ल बन जाएगा और जो बचा हुआ पार्ट है वो आकर के जुड़ेगा। तो अब जो संरचना हमको मिलेगी वो कुछ इस तरह की दिखाई देगी कि CHO, फिर ये जो C है ये O और CH3, इस तरह के। चूंकि ये 4 मॉलिक्यूल्स है तो ये 4 यहाँ पे दिखाई देंगे। सेम संरचना हमको यहाँ पे दिखाई देगी, O C डबल बॉन्ड O CH3।
इस तरह से हमको पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है। ये पेंटा एसीटेट ही बताता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि ये जो 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हैं, तो ये जो है कौन कौन से हाइड्रोक्सिल समूह है, क्योंकि अगर आपको याद होगा आपने अल्कोहल पढ़ा है, तो अल्कोहल में आपने पढ़ा है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें जो सारे 5 की 5 जो OH समूह उपस्थित हैं वो कैसे हैं, इनको हम प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए यानी जैसे अगर आप देखें कि कितने जो हैं वो इसमें उपस्थित हैं, तो नेक्स्ट अभिक्रिया हमको यही जानकारी देती है। अगर हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर दें, ग्लूकोज का अगर हम नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण कर दें या ग्लूकोनिक अम्ल का नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण कर दें, तो हमको सैकेरिक अम्ल मिलता है। सैकेरिक अम्ल जो है वो हमको बताता है कि इस ग्लूकोज में जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो प्राथमिक अल्कोहल की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। यानी हमको जो सैकेरिक अम्ल मिल रहा है, अगर आप संरचना को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एल्डिहाइड समूह जो था, इस तरह से जो संरचना थी हमारी, इस तरह संरचना थी, इसमें सिर्फ हमको ग्लूकोज यानी एल्डिहाइड के पास ही, एल्डिहाइड में ही हमको कार्बोक्सिलिक समूह दिखता है। यानी अभिक्रिया होने के बाद यहाँ पे हमको COOH प्राप्त होता है। तो COOH और यहाँ भी नीचे में हमको COOH प्राप्त होता है। तो इस तरह से ग्लूकोज या ग्लूकोनिक अम्ल दोनों को यदि हम नाइट्रिक अम्ल के से ऑक्सीकृत करें तो हम इसमें सैकेरिक अम्ल प्राप्त होता है जो प्राथमिक अल्कोहल की उपस्थिति की दर्शाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जितने भी ग्लूकोज हैं, जो स्ट्रक्चर हम देखे हैं अभी तक, वो सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो हमको एक सीधी श्रृंखला में दिखाई दे रहे हैं, पर कुछ कुछ गुण ऐसे होते हैं जो इन संरचना द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते, जिनको हम, जैसे कि अगर हम बात करें इसी ग्लूकोज को हम फिर से लिखें, ग्लूकोज की सीधी संरचना जो हम बना रहे हैं CHOH4 और CH2OH, ये जो सीधी श्रृंखला है इसमें हमको बहुत सारी जानकारी नहीं मिलती। एल्डिहाइड की उपस्थिति तो पता चल गई, लेकिन अगर हम इसी की क्रिया यानी ग्लूकोज की क्रिया शिफ अभिकर्मक से करें तो जो गुलाबी रंग प्राप्त होना था हमको, एल्डिहाइड का गुलाबी रंग प्राप्त होना था, वो गुलाबी रंग नहीं मिलता। तो अगर वो गुलाबी रंग नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड समूह उसमें उपस्थित नहीं है। तो अब इसके लिए कि एल्डिहाइड समूह जो है वो उपस्थित नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, ये यानी वो अभिक्रिया स्पष्ट नहीं हो रही है, तो इसकी संरचना जरूर कुछ ना कुछ अलग होगी, सीधी श्रृंखला ना होकर के कुछ अलग संरचना होगी। ऐसी और भी अभिक्रियाएं हैं जो कि हमको ये जानकारी नहीं देती। जैसे कि अगर हम ग्लूकोज की सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया कराएं तो हाइड्रोजन सल्फाइड मिलना चाहिए, वो हमको नहीं मिलता है। ग्लूकोज को यदि हम इसका जो पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराएं, ग्लूकोज के पेंटा एसीटेट को यदि हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराएं तो कोई भी क्रिया नहीं होती। तो ये एक तरह से प्रूफ हो रहा है कि इसमें एल्डिहाइड समूह अनुपस्थित है। तो यदि एल्डिहाइड समूह अनुपस्थित है तो इसका कुछ ना कुछ तो अलग संरचना होगी। अब उस अलग संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्लूकोज का जो है वो संरचना, फिशर ने उसकी एक अलग संरचना इमेजिन की और उन्होंने जो संरचना दी उसको हेमी एसिटल संरचना के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने उसका ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में बताया। चक्रीय संरचना में उन्होंने बताया कि जो ग्लूकोज का पहला कार्बन है और पांचवा कार्बन, ये आपस में जुड़े होते हैं। किस तरह से जुड़े होते हैं ये देखते हैं। पहले हम इसका सामान्य संरचना बनाते हैं। ये सामान्य संरचना है इसकी। ये इसकी सामान्य संरचना है। अब फिशर ने इसी की चक्रीय संरचना की कल्पना की थी उन्होंने। तो इसके C1 जो है इसके साथ इस तरह से इन्होंने चक्रीय संरचना बताया, यानी कि ग्लूकोज का जो पहला कार्बन है और पांचवा कार्बन ये आपस में एक ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ गए, तो हमको ये एक चक्रीय संरचना प्राप्त होती है। अब यहाँ पे आपको एल्डिहाइड नहीं दिख रहा, तो ये जो सारी चीजें थी कि ग्लूकोज से परीक्षण नहीं दे रहा है, ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया करके कुछ अभिक्रिया नहीं दे रहा है, या ग्लूकोज का जो पेंटाएसिटेट है वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया नहीं कर रहा है, वो इस चक्रीय संरचना से क्लियर हो जाता है। अब इस चक्रीय संरचना में इन्होंने दो चीज बताई कि एक तो उन्होंने संरचना को इस तरह से बताया कि इसमें जो कार्बन है, पहला कार्बन और पांचवा कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए। यहाँ पे आपको एक और चीज सीखनी है, वो है ग्लूकोज का जो पहला कार्बन होता है, ये पहला कार्बन जो है आपको कुछ बताता है। इसमें अगर पहले कार्बन में OH समूह दाहिने साइड पे लगा हो और तो इस कार्बन का नाम हम इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। OH समूह दाहिने साइड पे लगा हो तो उसको अल्फा कार्बन, और वहीं पे यदि OH समूह, कार्बन के OH समूह जो है वो बाईं ओर लगा हो, इस तरह से बाईं ओर लगा हो, तो हम इसको बीटा समूह कहते हैं, बीटा ग्लूकोज कहते हैं। ये अगर इसमें पहले कार्बन में OH समूह दाहिनी ओर है तो ये अल्फा ग्लूकोज कहलाएगा। OH समूह अगर बाईं ओर है तो इसी को हम बीटा ग्लूकोज कहते हैं। इस तरह से ये ग्लूकोज की संरचना बताता है। अब ये देखने में तो दोनों आपको चक्रीय संरचना दिख रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों जुड़वा भाई है, अल्फा और बीटा इनके नाम है। तो ये इसमें सिर्फ जो C1 कार्बन पे चेंज आ रहा है, तो जो C1 कार्बन है जिसमें हमको चेंज दिख रहा है, इसी C1 कार्बन को ही हम कहते हैं एनोमर कार्बन। तो एनोमर कार्बन में यदि हाइड्रोक्सिल समूह दाहिनी ओर है तो हम उसको कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। एनोमर कार्बन में ही यदि हाइड्रोक्सिल समूह बाईं ओर है तो हम उसको कहते हैं बीटा ग्लूकोज। सेकंड, यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है, एपीमर के बारे में भी पूछा जाता है। तो ग्लूकोज में जो सेकंड वाला कार्बन होता है, इस कार्बन की पोजीशन को एपीमर कहते हैं। याद रखना आपको कि एनोमर कहलाता है C1, C1 को एनोमर कार्बन कहते हैं, और C2 को कहते हैं एपीमर कार्बन। यदि एपीमर कार्बन की संरचना में परिवर्तन होता है तो वो आपस में एपीमर कहलाएंगे, वो दो यौगिक जो होंगे वो एपीमर कहलाएंगे। अभी यहाँ पे एनोमरी कार्बन में संरचना में भिन्नता है, इसलिए ये दोनों यौगिक यानी अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज जो है वो आपस में एनोमर कहलाते हैं। तो
तो इस तरह से ग्लूकोज की ये चक्रीय संरचना जो है वो फिशर ने प्रदर्शित की थी। इसके अलावा ग्लूकोज की संरचना के बारे में हावर्थ ने भी कुछ बताया था। हावर्थ एक अलग वैज्ञानिक थे, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि साइंस में एक चीज का यदि खोज होता है तो दूसरे भी उसी चीज के बारे में और जानकारी जुटाना चाहते हैं और जानकारी लाते हैं। तो एक अगले वैज्ञानिक थे हावर्थ। हावर्थ ने इसके बारे में और अलग से संरचना हमको अलग ही संरचना के बारे में बताया। यहां अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो हावर्थ ने बताया कि ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है जिसको फिशर ने बताया था, ये चक्रीय संरचना कुछ कुछ पायरॉन से मिलती जुलती है। पायरॉन क्या है? तो पायरॉन क्या होता है? 5 कार्बन वाला यौगिक जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ पे कार्बन की रिंग नहीं है, इसमें 5 कार्बन आपस में जुड़े हैं और वो जाकर के ऑक्सीजन से जुड़े हैं। तो इस तरह जो संरचना मिल रही है इसको कहते हैं पायरॉन। तो इसकी संरचना उन्होंने इमेजिन की कि ग्लूकोज जो है वो पायरॉन से मिलता जुलता इसकी संरचना होनी चाहिए। तो उसी संरचना को इन्होंने बताया। अब आपको भी ये चीज सीखना है, क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न आता है, हावर्थ संरचना बनाइए, ग्लूकोज की हावर्थ संरचना बनाइए, और ये प्रश्न 3 नंबर का आता है, इसलिए आपको इसकी संरचना बनाना सीखना चाहिए। अब इसके लिए आप देखिए, जो बेंजीन का हम स्ट्रक्चर बनाते थे, बस उसी बेंजीन को आप सुला दीजिए। बेंजीन को अगर हम स्ट्रक्चर को आप देखें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह बनाइए और उसमें ऑक्सीजन के साथ जोड़ दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि ये 5 कार्बन वाला ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पायरॉन की संरचना हमको मिल गई। इसमें हमको हाइड्रोक्सिल समूह को सजाना है कि किस तरह से हमको हाइड्रोक्सिल समूह इसमें रखना है। ये मेन है आपको समझना इसमें कि हाइड्रोक्सिल समूह कहाँ पे आना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, जो भी संरचना हम बना रहे हैं, सपोज हम फिशर के अल्फा ग्लूकोज की संरचना बना रहे हैं, तो अल्फा ग्लूकोज की संरचना बनाते समय दाहिने साइड में जो समूह उपस्थित हुए हैं वो सारे के सारे समूह जो है वो नीचे जाएंगे। मतलब आपको याद रखना है राइट बिलो जो दाहिने साइड है, दाहिने साइड की सारे कंटेंट जो है वो नीचे जाएंगे। अब हम इस ग्लूकोज की संरचना में देखें तो फिशर की संरचना की जो चक्रीय संरचना है इसके आधार पे देखें तो जो पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, इसके जो OH है वो दाहिने साइड पे है, तो वो सारे नीचे लिखेंगे। तो इसमें हम ये पहला कार्बन है OH यहाँ लिख दिए, ये दूसरा कार्बन है OH यहाँ लिख दिए, तीसरे कार्बन में आप देख रहे हैं OH जो है वो बाईं साइड पे है, तो OH को हमको ऊपर लिखना है। इस तरह से ये संरचना जो है वो ये संरचना हावर्थ की तैयार होगी। इस संरचना में अगर इसका पूरा नाम अगर हम देखें तो इसका नाम है अल्फा डी प्लस। अब हावर्थ ने क्या किया था, ये संरचना को इमेजिन किया था पायरॉन के आधार पे, तो पायरॉन से मिलता जुलता उन्होंने एक नया नाम दे दिया ग्लूकोपाइरेनोज। ग्लूकोपाइरेनोज अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। इस संरचना में बस आपको ये याद रखना है, जो फिशर की चक्रीय संरचना थी उसमें जो दाहिने साइड में समूह लगे हुए थे वो सारे समूह नीचे लिखे जाएंगे, बाएं साइड में जो समूह लगे हुए थे वो सभी के सभी ऊपर लिखे जाएंगे। इसी का अगर हमको बीटा ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोपाइरेनोज का संरचना बनानी है तो वो संरचना कुछ इस तरह से बनेगी।
सबसे पहले तो हम इसकी संरचना बना लिए, ढांचा बना लिए, पायरोन का ढांचा। अब पायरोन का ढांचा बनाने के बाद बीटा डी ग्लूकोज की संरचना बनाना है। तो जो बीटा डी ग्लूकोज है, अभी हमने बताया कि दाहिने साइड का कंटेंट ही आपको नीचे रखना है। तो बीटा ग्लूकोज में अगर हम देखें तो C1 में दाहिने साइड में H है, तो यहां पे H आ जाएगा और यहां OH। बाकी सेम संरचना, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको। इस तरह से ये पूरी संरचना जो है वो तैयार हो जाती है। अब ये जो संरचना तैयार हुई, इसका नाम है बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। ग्लूकोपाइरेनोज। तो इस तरह से हावर्थ ने ये संरचना दी, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, पाइरेनोज के आधार पे हावर्थ ने संरचना दी थी। ये प्रश्न पूछा जाता है 12वीं में। ये सारी चीजें ग्लूकोज के बारे में ही थी। तो ग्लूकोज के बारे में अभी तक अगर हम देखें तो ग्लूकोज की जो पूरी संरचना है, ग्लूकोज का फॉर्मूला जो था, अणुसूत्र देखें तो C6H12O6 है। इसकी विभिन्न संरचनाएं हमने देखी, सीधी श्रृंखला वाली, कुछ चक्री संरचना जो फिशर ने बताई, इसकी चक्री संरचना जो हावर्थ ने बताई, और सारी संरचनाओं का जो सारी चीज समूह उसमें जो जो उपस्थित हैं उनकी हमने जानकारी प्राप्त की। इस तरह से ग्लूकोज की आपने जानकारी देखी, जो कि एक मोनोसेकेराइड्स था। इसी का दूसरा पार्ट जो हम कार्बोहाइड्रेट्स का जब सुक्रोज से ग्लूकोज बना रहे थे, बनाने की विधि में हमने देखा था, तो एक हमको और तत्व मिला था, वो था फ्रक्टोज। एक यौगिक और हमको मिला था, वो है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज क्या है, ये भी एक नंबर का प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा मोनोसेकेराइड्स है जो फलों में पाया जाता है। तो फलों में पाया जाने वाला जो शर्करा है वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है एक तरह का कीटोहेक्सोज है। अब अभी हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें दो समूह उपस्थित है, हाइड्रोक्सिल, दो कार्बोनिल समूह जो है वो दो तरह से उपस्थित हैं। एक कार्बोनिल समूह जो कि एल्डिहाइड के रूप में है और एक कार्बोनिल समूह जो कि कीटोन के रूप में उपस्थित है। तो एल्डिहाइड वाला जो था वो ग्लूकोज था, अब जो कीटोनिक वाला है वो है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज एक तरह का कीटो हेक्सोज है। ये भी, इसका भी अगर हम अणुसूत्र देखें तो इसका अणुसूत्र भी C6H12O6 ही होता है। अणुसूत्र सेम है, सिर्फ संरचना सूत्र अलग है और इसमें समूह की उपस्थिति जो है वो अलग है। ये भी डी संरचना वाला है। अगर हम इसकी संरचना बनाएं, फ्रक्टोज की संरचना बनाएं तो यहाँ पे CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH OH, COH, COH, H और CH2OH। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये कीटोन समूह उपस्थित है। तो इस तरह से ये फ्रक्टोज की सामान्य संरचना होती है। सामान्य संरचना इस तरह से है। अब हम इसका नाम लिखें तो इसका नाम भी जो है फ्रक्टोज का ये होता है अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज।
तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि डी हमको क्या जानकारी देता है, तो डी जो है वो हमको त्रिविम में संरचना की जानकारी देता है। तो यहाँ पे डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है, ये संरचना को बता रहा है। संरचना में भी हम क्या देखते हैं कि नीचे से दूसरा कार्बन में यदि जो है हाइड्रोक्सिल समूह दाहिने तरफ लगा है तो इसका मतलब उसको हम डी लिखेंगे। यदि दूसरे कार्बन में हाइड्रोक्सिल समूह बाएं तरफ लिखा है तो हम उसके लिए एल लिखते हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं संरचना में फ्रक्टोज के जो नीचे से दूसरा कार्बन है इसमें हाइड्रोक्सिल समूह जो है वो दाहिने तरफ लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके लिए हम डी लिखते हैं। अल्फा क्यों लिखते हैं? इसकी चक्रीय संरचना पे जाते हैं। तो चक्रीय संरचना में जब हम इसकी चक्रीय संरचना में जाते हैं तो अब जहां पे कीटोनिक समूह है यानी दूसरे कार्बन पे जो कीटोनिक समूह है इसका कार्बन जो है वो पांचवें कार्बन के साथ जुड़ करके ऑक्सीजन से जुड़ करके एक चक्रीय संरचना देता है। तो ये हमको बताता है अल्फा के बारे में। अल्फा इसकी भी संरचना हम बना के देख लेते हैं। अब हमको क्या करना है कि दूसरा कार्बन और पांचवें कार्बन को जोड़ना है। तो जो पहला कार्बन है वो इस तरह से यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2 CH2OH और ये H ये आपस में ऑक्सीजन से जुड़ेंगे। यहाँ पे ये दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है अपना। तो तीसरा कार्बन में हमेशा जो OH है वो लेफ्ट साइड में आता है, तो OH यहाँ आएगा और ये H, फिर चौथा कार्बन OH और H। अब ये पांचवा कार्बन है यहीं से जो है वो जुड़ा हुआ है, ये O के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये संरचना हमको फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना प्राप्त होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और पांचवा, दूसरे और पांचवें कार्बन के साथ संरचना जो है वो चक्रीय संरचना बनी है। तो इसका नाम हो जाता है अल्फा। और डी मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस जो लिख रहे हैं वो हमको क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि ये जो फ्रक्टोज है वो लीवो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी को माइनस कहते हैं। तो इसका पूरा नाम जो हो जाएगा वो अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। इस तरह से ये संरचना हमको ये बताता है। अब जैसे ये फिशर की संरचना थी फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना, इसमें OH समूह अगर हम इसमें देखें कि जो बीटा है, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, ये हमको कैसे प्राप्त होगा? तो इसमें जो दूसरा वाला कार्बन है इसमें उपस्थित जो ये समूह जो उपस्थित है, ये समूह अगर बाईं साइड पे आ जाए, बाईं साइड में आ जाए मतलब हाइड्रोक्सिल समूह जो है वो बाईं साइड में आ जाए तो ये बीटा समूह होगा। अब हमको इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे CH2OH और H, तो ये बीटा डी माइनस फ्रक्टोज होगा। तो इस तरह से ये फिशर के द्वारा बताई गई फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना होती है। अब हम इसकी हावर्थ द्वारा बताई गई चक्रीय संरचना के बारे में देखते हैं।
जैसे हावर्थ ने ग्लूकोज के लिए बताया था कि ग्लूकोज जो है वो पायरॉन से मिलता है, वैसे ही उन्होंने फ्रक्टोज के बारे में बताया कि फ्रक्टोज भी जो है वो फ्यूरॉन से मिलता जुलता है। अब फ्यूरॉन के स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमको कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ये फ्यूरॉन कहलाता है। इसी से मिलता जुलता जो स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का, उसको ग्लूकोज उसको हावर्थ ने बताया था। अब इसी में आप जितने यानी फ्रक्टोज की जो हेमी एसिटल संरचना जो बनी थी, यानी फिशर द्वारा जो संरचना बनाई गई थी, चक्रीय संरचना, जैसे ग्लूकोज में आपने किया था कि दाहिने साइड के कंटेंट को नीचे लिखा था, उसी तरह से बाएं साइड के इसमें भी सेम चीज आपको करना है फ्रक्टोज की संरचना लिखते समय। CH2OH OH OH H H OH H CH2OH। इस तरह ये जो संरचना प्राप्त हुई, ये बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस की संरचना हमको प्राप्त होती है। अगर इसमें हम जो दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन का समूह को बदल दें, यानी ये CH2OH समूह नीचे आ जाए और ये OH ऊपर चला जाए, तो वो अल्फा की संरचना होती है। तो इस तरह से हावर्थ ने अल्फा और बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोस की संरचना दी थी। ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन करें तो इसमें अभी तक जो हमने पढ़ा ग्लूकोज के बारे में और फ्रक्टोज के बारे में, तो इसमें फ्रक्टोज की जो संरचना देखा कि फ्रक्टोज जो है वो कीटोहेक्सोज है, ये मोनोसेक्राइड्स जो है वो फलों और सब्जियों में पाया जाता है। इसका जो घूर्णन है वो वामवर्ती है, यानी लीवोरोटेटरी है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो माइनस लिखे थे। ये डी संरचना बता रहा है क्योंकि नीचे से जो दूसरा कार्बन था वो उसमें OH समूह जो था वो दाहिने साइड था। तो इस तरह से जो संरचना हमको प्राप्त हुई। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है डाइसेकेराइड्स। अब डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं? तो डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं कि वो सेकेराइड्स जो मोनोसेकेराइड्स के कम से कम 2 अणु देते हों, उनको हम कहते हैं डाइसेकेराइड्स। जैसे कि सुक्रोज जो होता है वो जल अपघटित होकर के एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रक्टोज का अणु देता है। तो ये यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ये सुक्रोज है। सुक्रोज एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से जुड़ा हुआ है। इसमें मेन आपको सुक्रोज में समझना है इसकी संरचना को। सुक्रोज की संरचना को समझे और स्पेशली हमको समझना है ग्लाइकोसाइडिक बंध को। तो ग्लाइकोसाइडिक बंध यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ग्लाइकोसाइडिक बंध जो है वो ग्लूकोज के C1 और फ्रक्टोज के C2 कार्बन के बीच में ये बंध बना है। अगर आप बनाने जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप उसको दूसरे स्टाइल से बनाएंगे तो नहीं होगा। आप देखिए इसको कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर को। ये ग्लूकोज की संरचना बन रही है। ग्लूकोज में अगर आपको अल्फा वाला याद है तो OH समूह जो है वो नीचे था, यहाँ पे भी OH नीचे, यहाँ पे OH ऊपर, ये नीचे, यहाँ पे OH नीचे, H ऊपर, ये
ये संरचना थी अल्फा डी ग्लूकोज की, अल्फा डी ग्लूकोज की। अब इसी अल्फा डी ग्लूकोज के साथ यदि हम फ्यूरेनोज की स्ट्रक्चर देखें, फ्रक्टोज को अगर हम जोड़ दें तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था। इसमें फ्रक्टोज जो जुड़ा है वो बीटा वाला है, बीटा है, इसका मतलब कि यहाँ पे CH2OH समूह जो है वो बाईं ओर था। तो इस तरह से ये संरचना थी। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा है, इसलिए H यहाँ आएगा, H OH H और ये CH2OH। ये हो गया फ्रक्टोज और ये है ग्लूकोज। अब आप देखिए यहाँ पे ये C1 कार्बन है और ये जो है ये C2 कार्बन है। तो यहाँ का जो समूह है, यहाँ पे जो समूह जुड़ा हुआ है, ये OH जो है इसके साथ जल का एक अणु निकाल लेगा। यानी कि जो डाइसैकेराइड्स होते हैं वो एक तरह से संघनन से बनते हैं, और संघनन आपने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा है कि जब कोई दो अणु संघनित होते हैं तो छोटे छोटे अणु बाहर निकलते हैं। तो यहाँ भी दो अणु संघनित हो रहे हैं और जल का एक अणु निकल रहा है। अब हमको जो स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये इसका ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में यानी C1 और इसका C2 आपस में ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए। यही जो बंध है, इसी बंध को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो इस तरह से ये ग्लाइकोसाइडिक बंध है और ये संरचना हमको प्राप्त होती है सुक्रोज में। नेक्स्ट माल्टोज के बारे में देखें तो माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड्स ही है। डाइसैकेराइड्स है। माल्टोज और सुक्रोज में अंतर यह है कि सुक्रोज का जब हम जल अपघटन करते हैं तो हमको एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है, लेकिन जब हम माल्टोज का जल अपघटन करते हैं तो हमको ग्लूकोज के ही दो अणु प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ये भी एक डाइसैकेराइड्स है। ये इसमें अब जो माल्टोज में जो ग्लूकोज है, दो ग्लूकोज आपस में जुड़े हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें दो ग्लूकोज जो है वो C1 पोजीशन ये और ये C4, तो C1 और C4 के बीच में लिंक बना हुआ है, इसी को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंक। ये जो आपको दिख रहा है ये है ग्लाइकोसाइडिक लिंक। तो माल्टोज कहाँ पे जुड़ा है? C1 और C4 पे जुड़ा हुआ है। माल्टोज भी एक अपचयी शर्करा है, जबकि सुक्रोज जो था वो अनअपचयी शर्करा था। नेक्स्ट हम देखते हैं लैक्टोज। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं क्योंकि ये दूध में पाया जाता है। लैक्टोज का यदि हम जल अपघटन करें तो यहाँ पे जो कार्बन है C1 और C4, यानी एक ग्लैक्टोज है और दूसरा ग्लूकोज है, इसके C1 और C4 के साथ ग्लाइकोसाइडिक बंध बन रहा है। जब बंध जो है वो इस तरह से बनता है तब हम इसको बोलते हैं अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बंध। और जब बंध तिरछा बनता है यानी ऊपर और नीचे के साथ आपस में जुड़ते हैं तब हम इसको बोलते हैं बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो यहाँ पे आप माल्टोज में देख रहे हैं कि जो बंध बन रहा है वो बंध जो है वो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बंध है, और लैक्टोज में यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो बंध है वो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध है। तो इस तरह से ये लैक्टोज की संरचना है। नेक्स्ट है आप स्टार्च। स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड्स है, ये स्पेशली अगर हम इसको देखें तो इसका ये टेस्टलेस होता है,
अक्रिस्टली ठोस है, वनस्पति और प्राणियों में पाया जा रहा है। इसका जो दूसरा नाम है वो एमाइलोज है। ये गेहूं, चावल, मक्का, आलू में पाया जाता है। स्टार्च को होमोसेकेराइड्स कहते हैं। होमोसेकेराइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टार्च जो है वो ग्लूकोज के कई अणुओं से मिलकर बना होता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो स्टार्च में दो भाग हैं, एक एमाइलोज है और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो होते हैं वो लगभग ग्लूकोज के 200 से लेके 1000 अणुओं से मिलकर के बने हैं और ये सब अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़े होते हैं। और जो एमाइलोपेक्टिन होता है ये भी अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बंध से बंधे हैं, लेकिन बीच बीच में इनमें शाखाएं होती हैं और वो जो शाखा निर्मित होती है वो C1 और C6 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध बनने के कारण निर्मित होती है। तो इस तरह से एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिल करके बना होता है स्टार्च। तो स्टार्च जो होता है ये, इसमें जो पहला वाला पार्ट है एमाइलोज जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, जबकि जो दूसरा पार्ट है एमाइलोपेक्टिन ये जल में अघुलनशील होता है। अघुलनशील होने का कारण है ये शाखाएं बन रही हैं, इसलिए ये जल में अघुलनशील होता है। नेक्स्ट है सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज जो है वो सिर्फ पौधों में ही सेल्यूलोज मिलता है। ये कोशिका भित्ति की संरचना बनाता है। लकड़ी में ये 40 से 45% मिलता है। कपास में सेल्यूलोज सबसे ज्यादा मिलता है, लगभग 90 से 95%। इसमें सेल्यूलोज में ग्लाइकोसाइडिक बंध जो ये भी ग्लूकोज की ही संरचना है, तो इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक बंध बन रहा है वो C1 और C4 के बीच में बन रहा है। इस तरह से ये C1 C4 C बनते हुए आपस में जुड़ते चले जाते हैं और ये भी अनअपचयी शर्करा होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन प्राणियों में जो कार्बोहाइड्रेट संचित हो रहा है वो ग्लाइकोजन के रूप में हो रहा है, जबकि पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट संचित होता है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। तो ग्लाइकोजन जो है वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे होगा? तो लीवर में, मस्तिष्क में और पेशियों में पाया जाता है। गोंद और पैक्टिन भी एक तरह के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो जल अपघटित करके अनेक प्रकार के मोनोसेकेराइड्स देते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट का ओवरऑल महत्व देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या चीज, तो इसमें हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये एक तरह से ऊर्जा के स्रोत होते हैं, इसलिए इसको जैव ईंधन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों की कोशिका भित्तियों का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति से कार्बोहाइड्रेट से ही बनते हैं। डीएनए आरएनए का भी मुख्य जो होता है वो इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यानी आरएनए में अगर हम देखें तो राइबोज होता है, डीएनए में देखें तो डीऑक्सी राइबोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। लकड़ी में भी सेल्यूलोज होता है जिसका हम फर्नीचर बना रहे हैं। सूती रेसे जो हैं सेल्यूलोज ही हैं जिनसे हमारे कपड़े बनते हैं। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स का यूज होता है। कागज उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, लीकर उद्योग है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स का यूज होता है। इस तरह से ओवरऑल अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स में मुख्य रूप से अगर संरचना में जाएं तो आपको ग्लूकोज की संरचना मेन रूप से याद रखना है। ग्लूकोज में भी एक मैंने बताया था आपको अल्फा और अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का एक चीज और बता दें कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अगर हम इसका देखें तो इसका जो रोटेशन होता है ये रोटेशन होता है प्लस 111 डिग्री का, और ये अल्फा ग्लूकोज जो होता है वो 419 केल्विन पे यानी अपघटित हो जाता है। बीटा जो होता है इसका रोटेशन जो होता है
बीटा ग्लूकोज का, इसका रोटेशन होता है 19.2 डिग्री का, और ये 423 पे इसका गलनांक होता है, यानी ये 419 इसका गलनांक है और ये इसका 423 केल्विन गलनांक है। ये दोनों ग्लूकोज जो होते हैं, जब हम अल्फा ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज को थोड़ी देर तक जल में घोल के रखते हैं तो ये आपस में ही इनका जो गुणांक है वो बदल जाता है और वो गुणांक जाकर के एक साम्य गुणांक पे स्थिर हो जाता है। तो इनका दोनों का जो साम्य गुणांक होता है वो होता है प्लस 52.5 डिग्री का, इस पे जाकर ये स्थिर हो जाता है। अब इसमें कोई किसी तरह का गुणांक नहीं होता, इसी घटना को कहते हैं म्यूटा रोटेशन। मतलब म्यूटा रोटेशन अगर किसे कहें तो कोई ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक जो कि अपने आप घूर्णन को बदल करके एक साम्य घूर्णन में आ जाए, ध्रुवण घूर्णक में आ जाए, तो उसको हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। तो ग्लूकोज जो है वो म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित करता है। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 52.5 डिग्री जो कि इसका साम्य स्थिरांक है, इसी को इसका ध्रुवण घूर्णक बताते हैं। इस तरह से ओवरऑल ये आपका कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।